हम्म, एक बार और रिपीट करो, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, जरा एक बार और बताना। कनेक्शन ओरिएंटेड में एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है हम्म। रिसीवर को, हम्म। सॉरी सेंडर को, कि ये पैकेट रिसीवर को रिसीव हो गया है। हम्म। और कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं है, वो सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देता, सेंड कर देता है, और वो उसमें रिसीव हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है उसमें। हम्म। एक्चुअली ये जो लॉजिक है आपका कि एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, और कनेक्शन लेस में आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होता, ठीक है ना। पहली चीज ये लॉजिक गलत है, ठीक है। ओके ओके। कनेक्शन ओरिएंटेड का जो मतलब होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड वो कनेक्शन होते हैं जिसमें आपको 100 में से 101% आपको श्योरिटी होती है कि अगर आपकी सिस्टम से डेटा निकला या मशीन से डेटा निकला तो वो आपके डेस्टिनेशन पे जाएगी ही जाएगी। ओके। ठीक है ना। यानी अब देखो यहाँ पे मैंने दो तरह के नेटवर्क बनाए। एक तो बनाया पीसी को मैंने डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट किया, एक नेटवर्क बनाया मैंने पीसी को वाया स्विच से कनेक्ट किया, पीसी टू पीसी वाया स्विच से कनेक्ट किया। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में अगर मैं रिलायबल कनेक्शन की बात करूं, रिलायबल तो नहीं बोलेंगे, अगर मैं कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करूं तो कौन से कनेक्शन ओरिएंटेड है और कौन से कनेक्शन लेस है? पहला वाला कनेक्शन ओरिएंटेड है, हाँ। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और सेकंड कनेक्शन लेस, क्योंकि हाँ। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड वो कनेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझो, कनेक्शन ओरिएंटेड होता क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड ये जो वर्ड बनाया गया था, ये जब बनाया गया था जब हमारे पास नंबर ऑफ यूजर या एम्प्लॉय ज्यादा नहीं होते थे, तो हम सिस्टम की कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट बनाते थे, ठीक है ना। ओके। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब वो कनेक्शन होते हैं जिसके अंदर सोर्स को पहले से ही पता होता है कि जब मेरी मशीन से डेटा निकलेगा तो वो डेस्टिनेशन पे जाएगा ही जाएगा। एग्जांपल जैसे हमारा ऊपर वाला नेटवर्क है, ये इस नेटवर्क के अंदर ये मशीन डायरेक्ट जानती है नेबर मशीन को। अगर नेबर मशीन के लिंक में कोई दिक्कत आ गई या केबल में कोई दिक्कत आ गई तो दोनों एंड के लैन कार्ड पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। क्रॉस का साइन मतलब फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं है और आपकी मशीन से ही डेटा बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। और कनेक्शन लेस के अंदर क्या होगा, अब देखो मेरी डिपेंडेंसी, जैसे नीचे वाला सिनेरियो है, इसमें मेरी डिपेंडेंसी स्विच पे आ गई। मैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन को नहीं जानता, डेस्टिनेशन जहां भी रखा है, जहां पर भी है, मैंने इंफॉर्मेशन भेजी, मेरी इंफॉर्मेशन स्विच तक जाएगी जाएगी, क्योंकि मेरा और स्विच के बीच कनेक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक होता है। अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो ये जानता नहीं से डायरेक्ट। अब इनने स्विच को तो दे दिया, लेकिन स्विच से आगे सपोज दैट लिंक में दिक्कत है, फिर क्या करेंगे, हमारा डेटा ड्रॉप होके वापस आ जाएगा। यानी मशीन से डेटा निकला ना हमारे, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा नहीं रहा। हाँ। कनेक्शन ओरिएंटेड वो कनेक्शन होंगे जिसके अंदर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डायरेक्टली जानती होगी और 100 में से 101% श्योर होगा कि जब हमारी मशीन से डेटा निकलेगा वो डेस्टिनेशन पे जाएगा ही जाएगा। और दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर ये हमारा कनेक्शन लेस है, इसके अंदर डिपेंडेंसी मीडिएटर डिवाइस पे आ जाती है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है हमारा डेटा जाएगा नहीं जाएगा, हम बस इंफॉर्मेशन भर के भेज रहे हैं अपने पैकेट के अंदर, फ्रेम के अंदर। क्लियर है ये चीज, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बनाना है इसे सिनेरियो को? ना ना, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में हम देखें, आज के टाइम का जो हमारा सिनेरियो है, एक छोटे से छोटा नेटवर्क भी, अगर होम यूजर का नेटवर्क भी कहें, अगर वहां पे भी इंटरनेट सर्विस चल रही है या कुछ भी है, तो अगर होम यूजर का नेटवर्क की भी बात करें तो वहां पर भी आज के टाइम में हम कनेक्शन लेस ही यूज कर रहे हैं कनेक्शन, क्योंकि एक मॉडेम रखा है और मॉडेम से सारे कनेक्टेड हैं, इंटरनेट वाया मॉडेम मिल रहा है उसमें सबको, तो सारे सभी आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं वाया मॉडेम हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई सेंट्रलाइज डिवाइस लगी ही होगी छोटे से छोटे नेटवर्क के अंदर भी। तो इस तरह का सिनेरियो तो हमें कहीं नहीं मिलेगा होस्ट लेवल पे देखने के लिए ये वाला कनेक्शन। हाँ, राउटर के सीन में मिल सकता है आपको, जैसे डेटा सेंटर में राउटर्स लगे हैं तो बहुत सारे राउटर्स हैं, 10 15 20 जो भी राउटर हैं, वो राउटर सारे आपस में पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं,
या तो सीरियल केबल से होंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी उनकी, या फिर क्रॉस केबल से कनेक्टिविटी होगी उनकी, ठीक है ना। तो राउटर के सीन में हम बोल सकते हैं राउटर अभी भी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड पे काम कर रहा है, लेकिन अगर हम पीसी की बात करें तो होस्ट मशीनें कनेक्शन ओरिएंटेड पे नहीं रही, यानी इस तरह के कनेक्शन ही नहीं रहे, है ना। तो अगर हम नॉर्मली जैसे अगर एक लॉजिक वाले अगर कंसेप्ट की बात करें तो आज के टाइम में हमारा टीसीपी और यूडीपी दोनों ही कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसके अंदर, इट वर्क विद सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी जो है वो वर्क करता है सीक्वेंस के साथ और एक्नॉलेजमेंट। पहले सीक्वेंस समझ लो फिर एक्नॉलेजमेंट बताता हूं आपको। सीक्वेंस का मतलब ये है जब सोर्स मशीन टीसीपी के केस में जब सोर्स मशीन किसी भी पैकेट को भेजेगी तो पहले उसके पास पैकेट बनेंगे यानी फ्रेम बनेंगे, और फ्रेम बनाकर वो अपने मशीन से डेटा को निकालेगी। अब होता क्या है, जब से फ्रेम बनते हैं तो फ्रेम को एक एफसीएस नंबर दिया जाता है। तो इस मशीन पे जो सोर्स मशीन होगी, सोर्स मशीन क्या करेगी, उन सब फ्रेम को अपने पास होल्ड करेगी और सीक्वेंस में लगाएगी। यानी पहला फ्रेम रेडी हुआ से सीक्वेंस नंबर 1 दे दिया, दूसरा रेडी हुआ 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अब ये मशीन क्या करेगी, सोर्स मशीन जब उन पैकेट को ट्रेवल कराएगी यानी सेंड करेगी अपने लिंक से, तो इस सीक्वेंस नंबर के हिसाब से करेगी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी सीक्वेंस नंबर देख के उन्हें ट्रेवल कराएगी या फॉरवर्ड करेगी आगे। टीसीपी के केस में सोर्स मशीन तो सीक्वेंस नंबर के साथ काम करता है। यूडीपी कोई सीक्वेंस नंबर नहीं देखता। यूडीपी के केस में क्या होता है, जैसे ही हमारा फ्रेम रेडी होता है, फ्रेम रेडी होते ही यूडीपी प्रोटोकॉल उसे पकड़ता है और सीधा बाहर, कोई सीक्वेंस नंबर चेक नहीं करता, पहले फ्रेम कौन सा रेडी हो जाएगा उसे पकड़ेगा और सीधा बाहर, यानी सीधा डेस्टिनेशन पे। टीसीपी एक्नॉलेजमेंट के साथ काम करता है। एक्नॉलेजमेंट के साथ काम मतलब कि अगर हमारे सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन पे 10 पैकेट जाने हैं तो जो पैकेट जा रहे हैं उनका एक्नॉलेजमेंट आएगा टीसीपी के केस में, यानी सोर्स को पता लगे, लास्ट में पता लगेगा कि हाँ उसका सारा डेटा पहुंच चुका है, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यूडीपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यूडीपी अपने पैकेट को पकड़ता है, सीधा डेस्टिनेशन पे लेके दे देता है, उसके अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होता। अगर कोई पैकेट ड्रॉप भी हो जाता है यूडीपी के केस में तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन टीसीपी के केस में अगर कोई पैकेट ड्रॉप होता है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं, तो उस केस में टीसीपी के केस में सोर्स मशीन को उसके एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे ड्रॉप के, ये पैकेट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जो ये एक्नॉलेजमेंट है ये चलते कैसे हैं। जैसे अब ये सोर्स मशीन है हमारी, अब सोर्स मशीन के पास सपोज दैट जो डेटा है, डेटा साइज है, यानी पैकेट्स जो बने हैं उसके पास फ्रेम वो हैं 50,000 फ्रेम है। अब 50,000 फ्रेम का मतलब क्या है यहाँ पर कि क्या सोर्स मशीन जब पहला फ्रेम भेजेगी तो क्या पहले हर फ्रेम के लिए वो एक्नॉलेजमेंट मांगेगी? हाँ वैसे मांगना तो चाहिए सर, कि पहला पैकेट सेंड किया उसका रिसीव हुआ है नहीं तभी दूसरा भेजेगी वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अगर 50 फ्रेम्स इसके पास अवेलेबल है, 50,000 फ्रेम, तो 50,000 फ्रेम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएंगे और फिर डेस्टिनेशन मतलब 1 बाय 1 हर जितने भी फ्रेम रिसीव करता रहेगा उतने फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट देता रहेगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक विंडोइंग साइज होता है। विंडोइंग साइज कंप्यूटर भी काम करता है उस पर, हमारे राउटर्स भी काम करते हैं, हमारे इंटरफेस भी काम, राउटर के कंप्यूटर के लैन कार्ड और इंटरफेसेस काम करते हैं और स्विच के इंटरफेसेस भी काम करते हैं। होता क्या है, ये जो विंडोइंग साइज है एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट साइज भी इसे बोल सकते हो आप। कंप्यूटर का जो ये विंडोइंग साइज होता है यानी एक्नॉलेजमेंट साइज होता है वो होता है 20,000। 20,000 का मतलब ये है जब सोर्स मशीन, अगर सोर्स मशीन के पास 50,000 फ्रेम है तो पहले वो 20,000 सोर्स से डेस्टिनेशन तक को भेजेगा और डेस्टिनेशन से एक एक्नॉलेजमेंट मांगेगा 20,000 का।
कि वो 20,000 कंप्लीट रिसीव हुए या नहीं हुए। जब तक उन 20,000 का एक एक्नॉलेजमेंट सोर्स मशीन के पास नहीं आएगा, तब तक सोर्स मशीन अगले 20,000 पैकेट ट्रेवल नहीं कराएगा। ये ध्यान में रखना। टीसीपी के केस में यूडीपी तो काम करता ही नहीं एक्नॉलेजमेंट के साथ, तो यूडीपी को तो इससे फर्क नहीं पड़ता 20,000 जा रहे हैं 50,000 जा रहे हैं। लेकिन टीसीपी करता है। टीसीपी क्या करेगा, पहले 20,000 पैकेट भेजेगा, उनका एक्नॉलेजमेंट मांगेगा। अगर उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो अगले 20,000 पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा उन 20,000 का। क्लियर है? क्लियर। तो हर पैकेट के साथ एक्नॉलेजमेंट नहीं चलता। ये एक विंडोइंग साइज होता है, विंडोइंग साइज के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट चलते हैं। तो कंप्यूटर का जो विंडोइंग साइज होता है बेसिकली वो 20,000 होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया है इसमें, रिलायबल प्रोटोकॉल। इसे यूडीपी को अनरिलायबल, ये भी डेफिनेशन गलत है। एक्चुअली दोनों ही रिलायबल हैं। रिलायबल का मतलब यहाँ पर देखो सीसीएनए के हिसाब से, अगर सीसीएनए लेवल के इंजीनियर होंगे तो उन्हें रिलायबल जो डेफिनेशन बताई जाती है बेसिकली ये बताई जाती है कि टीसीपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट आते हैं और टीसीपी के अंदर हर पैकेट का पता चल जाता है अगर कोई ड्रॉप हो रहा है तो ये रिलायबल कनेक्शन है। बट ये कंसेप्ट, ये थ्योरी गलत है। एक्चुअली जब टीसीपी किसी भी पैकेट को लेकर निकलता है यानी ट्रैवल करता है, जब कोई भी पैकेट ट्रैवल करता है टीसीपी के ऊपर, तो टीसीपी अपना 100% एफर्ट्स लगाता है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। और आज के टाइम में तो नेटवर्क भी हमारे कनेक्शन लेस है, तो श्योरिटी तो आप इसके अंदर भी नहीं दे सकते, टीसीपी के अंदर भी, क्योंकि डायरेक्ट आप डेस्टिनेशन को थोड़ा ही जानते हो। श्योरिटी तो आप जब दोगे जब आप डेस्टिनेशन को डायरेक्टली जानोगे। तो रिलायबल तो एक तरीके से ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि टीसीपी अपने 100% एफर्ट्स लगाता है पैकेट को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अब कंसेप्ट यहां पर आ जाता है यूडीपी का। क्या यूडीपी ऐसा नहीं करता? यूडीपी भी ऐसा ही करता है, 100% एफर्ट्स लगाता है और आपका डेटा कभी भी यूडीपी के अंदर भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है ना? यूडीपी के अंदर ड्रॉप होने के दो ही रीजन होते हैं। पहला रीजन, आप लो बैंडविड्थ पे काम कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आपकी क्वेरी गलत है या जो भी आप क्वेरी डाल रहे हो वो गलत है। यूडीपी कभी भी आपके पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, वो जाएगा डेस्टिनेशन पे जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, ये चीज तो समझ गए ना, मतलब रिलायबल, दोनों ही रिलायबल प्रोटोकॉल हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। हाँ, जैसे यूडीपी के केस में जैसे हमने सेकंड सिनेरियो बनाया, वॉइस नहीं इसमें स्विच लगा, मैं कह रहा हूँ ये यूडीपी के केस में मान लीजिए हमने ये सेकंड सिनेरियो बनाया है, हाँ, ये अभी आपने बनाया ना। अब हाँ, इसमें क्या है कि जैसे मैंने पैकेट सेंड किए, मशीन टू मतलब स्विच पे पहुंच गए है ना, और स्विच या राउटर कह सकते हैं, राउटर पे पहुंच गए। वहां पे अगर डिवाइस फॉल्टी हो जाता है, हाँ बिल्कुल, है ना, उस केस में डिवाइस रिकवर करते हैं तो क्या वो दोबारा से फिर वो पैकेट जो भी उसके पास आए होंगे वो तो ड्रॉप कर ही देगा ना? वो तो टीसीपी के केस में ड्रॉप पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आएगा, यानी ड्रॉप पैकेट का रिकॉर्ड बनेगा, लॉग्स बनेंगे उसके। यूडीपी के केस में कोई लॉग्स नहीं जनरेट होते, जो पैकेट ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप है। अभी मैं बता रहा हूं, देखो किस तरह का डेटा इस पे ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं है हर तरह का डेटा ट्रैवल करेगा। देखो किस तरह का डेटा ट्रैवल करेगा, जैसे अगर टीसीपी की बात करें, टीसीपी नॉर्मल डेटा को सपोर्ट करता है। नॉर्मल डेटा या स्टोरेज डेटा। नॉर्मल डेटा का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आपकी ईमेल हो गई, या आपको डेटा शेयर कर रहे हो, उसे एक्सेस कर रहे हो, या नेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये सब आपका नॉर्मल डेटा के अंदर आता है। मेल हो गया, मैसेज हो गया। लेकिन टीसीपी जो है, कभी भी टीसीपी के ऊपर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। यूट्यूब के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर आ रहा है, आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। हम जूम के थ्रू एप्लीकेशन ये जो कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस जो हमारी चल रही है, ये मीटिंग जो चल रही है, सेशन मीटिंग, ये हमारा पूरा यूडीपी के ऊपर चल रहा है, ये टीसीपी के ऊपर नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है
कि यूडीपी के ऊपर कैसा डेटा ट्रेवल करेगा, यूडीपी के ऊपर आपका लाइव डेटा ट्रेवल करेगा, लाइव जो हमारे प्रोग्राम होंगे, लाइव हमारा सेशन होंगे, वो सारा हमारा लाइव प्रोग्राम यूडीपी के ऊपर रन होता है। लाइव प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आप लाइव मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो कि एक बॉल वहां पे डली तो आपको दिखाई दिया, वो लाइव है आपका। हम मीटिंग कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके पास जा रहा है, लाइव है आपका। आप कॉल कर रहे हो किसी को तो वॉइस जो आप बोल रहे हो वो एज इट इज वहीं पे सुनाई दे रही है एट द सेम टाइम, लाइव है आपका। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, लाइव है आपका। आप वॉइस कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, लाइव है आपका। यानी जितने भी लाइव प्रोग्राम है या लाइव आप फंक्शन यूज करते हो वो सब आपके यूडीपी के ऊपर चलते हैं। अब यूडीपी के ऊपर चलने का रीजन है, इसका क्यों चलते हैं यूडीपी के ऊपर लाइव प्रोग्राम, इसका रीजन क्या है, टीसीपी पे क्यों नहीं चलते? सर टीसीपी नॉर्मल, यूडीपी ओनली सपोर्ट हाई बैंडविड्थ। नहीं, हाई बैंडविड्थ को तो सपोर्ट करेगा वो तो, चलो ठीक है, इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो सेशन। अब देखो जैसे हम ही सेशन कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा सर इसमें एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन रीजन है लाइव प्रोग्राम टीसीपी पे इसलिए नहीं चलते क्योंकि टीसीपी जो है डिले टाइमर के साथ काम करता है। डिले टाइमर का मतलब पैकेट गए और पहले एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, अगर नहीं आया तो बैठा रहेगा, वेट ही करता रहेगा, तो वो लाइव कहां से हो गया? हाँ बिल्कुल। और सीक्वेंस नंबर देखता है, देख देख के बाहर भेजता है। यूडीपी क्या करता है, पैकेट बना, पकड़ा बाहर, पकड़ा बाहर, पकड़ा बाहर। लाइव जब ही तो हो पाएगा जब इमीडिएट बेसिस पे आपको रिस्पांस मिलेगा। जी जी जी। तो यूडीपी लाइव स्ट्रीमिंग को इसलिए सपोर्ट कर पाता है क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट के साथ काम नहीं करता और एक्नॉलेजमेंट आपका डिले बढ़ाता है। और टीसीपी इसीलिए लाइव पे काम नहीं कर पाता क्योंकि टीसीपी जो है एक्नॉलेजमेंट के साथ काम करता है और वो डिले बढ़ाता है, तो वो लाइव नहीं रह जाता फिर डेटा हमारा। ठीक है ना जी। तो ये अब यहाँ पर देखो लो और हाई बैंडविड्थ का कंसेप्ट क्या है। टीसीपी में अगर आपके पास कम हल्की बैंडविड्थ है, यानी इंटरनेट स्पीड हल्की है और आपने कोई मेल भेजी तो भी चली जाएगी, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। अच्छी बैंडविड्थ होगी, हाई बैंडविड्थ होगी, थोड़ा जल्दी चली जाएगी। लेकिन यूडीपी के केस में क्या है, यूडीपी सिर्फ हाई बैंडविड्थ पे काम करता है। हाई बैंडविड्थ का मतलब अब जैसे हम यहाँ पर लाइव सेशन कर रहे हैं, अगर मेरी यहाँ से बैंडविड्थ फ्लैक्चुएट होती है या कम हो जाती है, या आपकी साइड से बैंडविड्थ में कोई दिक्कत हो जाए या कम हो जाए, क्या हम लाइव सेशन इस तरीके से कर पाएंगे कि मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है एट द सेम टाइम? फ्लैक्चुएट होगी बैंडविड्थ तो इसका इफेक्ट हमारी लाइव प्रोग्राम पे पड़ेगा। यानी कभी तो वॉइस आएगी मेरी, वीडियो नहीं आएगी, वीडियो आएगी वॉइस नहीं आएगी, सेशन नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो यूडीपी हमेशा हाई बैंडविड्थ पे काम करता है। अगर हाई बैंडविड्थ होगी तभी हम लाइव प्रोग्राम पे काम कर पाएंगे। ओके, समझ गए ना ये चीज, लो बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ का मतलब? हाँ क्लियर। तो ये टीसीपी यूडीपी क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल भी मेंशन करे हैं कि एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट ये हमारे टीसीपी पे चलते हैं, और बाकी डीएनएस, डीएचसीपी और टीएफटीपी, एसएनएमपी, रिप और आपका वॉइस ओवर प्रोटोकॉल ये आपका यूडीपी के ऊपर चलते हैं। यानी ये सब सपोर्टेड प्रोटोकॉल हैं जो टीसीपी, दुनिया के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सब सपोर्टेड प्रोटोकॉल है, सबके सब हमारे टीसीपी और यूडीपी के ऊपर चलते हैं लगकर। ठीक है ना? चलो अगली लेयर है हमारी इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। इस पे जो काम करते हैं हमारा आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी, आरएआरपी, आईपीवी4, आईपीवी6। तो आईपीवी4 के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे जाकर, पहले आईसीएमपी, आईजीएमपी पढ़ लेते हैं, फिर एआरपी बताता हूँ, फिर आरएआरपी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये एक काम कर लो, एआरपी आरएआरपी तो मैं आपको बताऊंगा सिनेरियो के अंदर। एआरपी आप एक काम कर लो, आईसीएमपी, आईजीएमपी लिख लो, ये चारों लिख लो, आप चारों लिख लो। ठीक है, देखो इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल में आईसीएमपी आएगा, आईजीएमपी आएगा, एआरपी आएगा और आईपीवी4, आईपीवी6। ये दोनों तो आपको बताऊंगा मैं आगे, इनके बारे में तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो पहले आईसीएमपी की बात करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी क्या काम करता है? ये एक्नॉलेजमेंट को जनरेट करने का काम करता है। यूनिकास्ट नेटवर्किंग के केस में एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट करता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हो, जैसे भी हम टीसीपी के केस में बात कर रहे थे
तो टीसीपी में जैसे 20,000 पैकेट्स जाएंगे, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट करने का काम है वो किसका है? टीसीपी प्रोटोकॉल का, वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का। आईसीएमपी एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और सोर्स मशीन को देगा कि सारे पैकेट या इंफॉर्मेशन रिसीव हो गए। लेकिन ये सिर्फ यूनिकास्टिंग नेटवर्किंग में काम करेगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग में। कहने का मतलब कि आपने कोई मैसेज भेजा तो वो इंडिविजुअल नंबर पे भेजा या इंडिविजुअल यूजर आईडी पे भेजा, तो उस केस में आईसीएमपी चलेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो मैसेज पर्टिकुलर नंबर पे करते हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है वहां पर आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। बट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर जैसे आप ग्रुप में मैसेज डालते हो, तो ग्रुप में मैसेज डालोगे तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट आएगा, यानी ग्रुप में अगर हर मेंबर रिसीव कर लेगा तो उस केस में उसका भी एक एक्नॉलेजमेंट बनेगा। तो वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा? वहां पर चलेगा आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यानी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मल्टीकास्टिंग के केस में, मल्टीकास्ट नेटवर्किंग के केस में आपका आईजीएमपी जनरेट करेगा आपका एक्नॉलेजमेंट, और पॉइंट यूनिकास्टिंग नेटवर्किंग के केस में आईसीएमपी करेगा आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट, ठीक है। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी का काम है इट वर्क टू रिजॉल्व द आईपी टू मैक। ये आईपी से मैक को रिजॉल्व करता है, यानी आपके पास आईपी अवेलेबल है डेस्टिनेशन का, बट मैक अवेलेबल नहीं है, तो आपको आपका जो पैकेट बाहर जाएगा तो डेस्टिनेशन मैक में क्या रखकर जाएगा वो एआरपी बताएगा। और जब उसका एक्नॉलेजमेंट में जब उसका मैक एड्रेस आ जाएगा तो अपनी टेबल में ऐड कर लेगा। इसे मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा एआरपी। देखो, जैसे ही हम मशीन को आईपी देते हैं तो आईपी देने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायनेमिक वे से आप आईपी दे सकते हो, यानी डीएचसीपी की हेल्प लेकर, और एक आप आईपी दे सकते हो मैनुअली, स्टैटिकली। तो दो तरीके से आप आईपी दे सकते हो मशीन को। अब कंसेप्ट ये है कि जैसे ही हमारी मशीन को आईपी मिलता है, अगर डीएचसीपी की हेल्प से मिला है तो उस केस में उसकी आर्क टेबल में दो एंट्री हो जाती हैं। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री उसकी अपने आईपी की होगी, जैसे उसका अपना आईपी जो भी उसे आईपी मिला है, जो भी आपने उसे दिया है, और उसके मैक, जो उसका अपना मैक, सपोज मैंने मैक 1 इसका D1 रख रखा है 20.2 का, है ना, तो इसके मैक की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर D1। आईपी हो गया, मैक हो गया। एक एंट्री और हो जाएगी, अगर डायनेमिक आईपी मिला है इसे, तो एक एंट्री और करेगा ये अपने पास 20.0.0.1 20.1, यानी आपका डिफॉल्ट गेटवे या डीएचसीपी का आईपी। तो डीएचसीपी का आईपी क्या है यहाँ पर? C1। देखो इस सिनेरियो के हिसाब से, यानी डीएचसीपी सपोज हमारा इस राउटर पे रनिंग में है, तो इस राउटर से डीएचसीपी ने आईपी दिया है, तो डीएचसीपी क्या करता है, जो उस नेटवर्क का गेटवे होता है उसी को अडॉप्ट कर लेता है और अपना आईपी बनाकर एडवर्टाइज करता है। यानी जो गेटवे का आईपी होता है वही हमारा डीएचसीपी का आईपी होता है। हमारा डीएचसीपी जिस मशीन पे होगा तो उस मशीन का जो भी आईपी होगा वही आईपी डीएचसीपी अडॉप्ट करेगा और अपना आईपी बनाकर एडवर्टाइज करेगा। राउटर पे आपने किया है तो राउटर का गेटवे का आईपी, यानी उसका अपना जो लैन नेटवर्क का गेटवे है वो आईपी को अडॉप्ट करेगा। फायरवॉल के केस में भी ऐसा ही होगा, मॉडेम के केस में भी ऐसा ही होगा। मॉडेम के केस में तो आप मैनुअल डिफॉल्ट गेटवे बताते हो, तो गेटवे जो भी बताओगे आप डीएचसीपी से ही अडॉप्ट कर लेगा। ओके, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पर जो ये 20.2 आईपी है, इस मशीन को दिया है डिफॉल्ट गेटवे ने। तो ये मैंने जो सिनेरियो बनाया है वो वैन नेटवर्क का बनाया है, दो राउटर कनेक्ट करके। तो इस वैन नेटवर्क पे एआरपी चलता कैसे है? सपोज दैट मैंने यहाँ से, अब इस नेटवर्क में सबको आईपी मिले हुए हैं, इधर 30 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 20 का। 20.2 जो यूजर है, 20.2 यूजर ने एक पैकेट भेजा या फिर पिंग किया, पैकेट भेजा, पिंग पैकेट भेजे 30.2 के लिए। लेकिन जब ये 20.2 पैकेट बनाएगा, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, कोई भी मशीन जब किसी पैकेट को बाहर भेजती है तो उसके अंदर 4 फील्ड ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रख के भेजी जाती है, वो फील्ड खाली नहीं जाती। वो फील्ड कौन कौन सी होती हैं?
सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक। हाँ, तो अब सपोज दैट मैंने यहाँ पर 20.2 पे बैठ के पैकेट भेजे हैं 30.2 के लिए या पिंग किया है, तो ये पैकेट कैसे बनाएगा? सोर्स आईपी क्या लिखेगा ये? 20.0.0.2 और सोर्स मैक मैक हो जाएगा D1 डेस्टिनेशन आईपी 30.2 डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है इसको सर, FFF भेजेगा ना, तो पता नहीं, यानी अभी से पता नहीं है, डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, तो उस केस तो में क्या मैक एड्रेस रख के भेजेगा? FFF FFF नहीं भेजेगा। 0 FFF वो जब भेजता अगर क्वेरी हमारी लैन नेटवर्क के अंदर जाती, यानी सेम नेटवर्क पे जाती, सेम नेटवर्क के यूजर पे जाती, और उस केस में उसका मैक नहीं पता, तो उस केस में वो FFF रखकर भेजेगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट पैकेट बनता है मैक एड्रेस में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सिर्फ लैन नेटवर्क के अंदर होती है। अब इस केस में हमारा पैकेट जाना है वैन नेटवर्क पे, यानी डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है, तो डिफरेंट नेटवर्क पे डेस्टिनेशन मैक जो देने का काम करेगा यहाँ ARP, देखो ARP डालेगा, इस फील्ड को ARP पूरा करेगा, तो इस फील्ड में वो क्या इंफॉर्मेशन भर के भेजेगा? C1 गेटवे की हेल्प लेगा उसके लिए वो, ठीक है जी। ये पैकेट बनाया हमारे 20.2 ने। यहाँ पर समझ रहे हो ARP कैसे रिजॉल्व कर रहा है? उसे डेस्टिनेशन का IP तो पता था लेकिन मैक नहीं पता था, तो मैक फील्ड में ARP क्या करेगा, ये देखेगा कि पैकेट कहाँ जाना है, डिफरेंट नेटवर्क में, तो गेटवे का मैक बताएगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, ये पैकेट पहुंचा हमारा स्विच के पास। स्विच जो है डिसीजन लेता है वो मैक एड्रेस पे डिसीजन लेता है, तो ये देखेगा D1 यानी कहाँ से आया है, D1 से आया है, कहाँ जाना है, C1 पे जाना है, तो सीधा राउटर के पास पैकेट को डाल देगा। राउटर के पास जैसे ही पैकेट जाएगा तो राउटर क्या करेगा, पैकेट को रिसीव करते ही सबसे पहले सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक फील्ड को डिलीट कर देगा। सबसे पहला काम राउटर क्या करेगा, पैकेट रिसीव करते ही सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन भरी होगी उनको डिलीट कर देगा, यानी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को डिलीट कर देगा, हटा देगा। आईपी को नहीं छेड़ेगा, आईपी फील्ड को नहीं छेड़ेगा, लेकिन मैक फील्ड को डिलीट कर देगा, ये ध्यान में रखना। अब मैक फील्ड डिलीट कर दी, उसके बाद अब राउटर कैसे डिसीजन लेगा, अब राउटर ये देखेगा कि कहां से ये पैकेट आया है, 20.2 से आया है, सोर्स इसका 20.2 है, जाना कहाँ है 30.2। अब ये 30.2 का जो नेटवर्क है, 30 का जो नेटवर्क है, अब इस नेटवर्क को ये देखेगा कि मेरे पास ये राउटिंग टेबल में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो इस पैकेट को यहीं से रिटर्न लौटा देगा मैक फील्ड बना के। लेकिन अगर उसकी राउटिंग टेबल में अवेलेबल होगा 30 का नेटवर्क, तो राउटिंग टेबल में जब अवेलेबल होगा तो उसके अंदर ये भी मेंशन होगा कि आप 30 के नेटवर्क पे किसकी हेल्प से जा सकते हो। तो यहाँ पर इसकी राउटिंग टेबल में ये मेंशन होगा, यानी आप इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो वहां पर आएगा, बाकायदा मेंशन हुआ आएगा कि 30 का जो नेटवर्क है वो आपको जो दिया है 10.2 ने दिया है, यानी राउटर 2 ने। तो वाया के अंदर 10.2 आ रहा होगा 30 के नेटवर्क के अंदर। अब R1 इस वाले राउटर को पता चल गया कि मैं 30 के नेटवर्क पे जा सकता हूं, और उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी 10.2 की, यानी राउटर 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, अब सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पे ने डिसीजन ले लिया कि मुझे इसे देना है पैकेट, लेकिन अभी मैक फील्ड को इसने नहीं बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ARP फिर से चलेगा।
अब एआरपी क्या करेगा, सोर्स मैक में अपने आउटगोइंग इंटरफेस का मैक डालेगा, यानी जहां से वो निकलेगा पैकेट, और डेस्टिनेशन मैक में क्या डालेगा, डेस्टिनेशन मैक में उस आईपी। अब यहाँ पर एआरपी चलेगा, एआरपी चलकर उसके पास आईपी तो अवेलेबल है नेबर का, यानी 10.2 आईपी तो अवेलेबल है 30 नेटवर्क के लिए, लेकिन उसका मैक अवेलेबल नहीं है। तो एआरपी क्या करेगा, 10.2 से उसका मैक एड्रेस मांगेगा, यानी रिजोल्व करेगा आईपी टू मैक, कि मुझे आपका आईपी तो पता है, अपना मैक एड्रेस दे दो ताकि मैं अपनी मैक फील्ड को पूरा बनाकर आपको एक पैकेट दे दूं। यानी रिजोल्व करेगा यहाँ पर 10.2 से ये कहेगा कि आपका आईपी अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको जानता हूँ, आप नेबर हो, आपसे मेरे पास एक नेटवर्क अवेलेबल है और आपके लिए एक ट्रैफिक आया है, तो आपका मुझे मैक एड्रेस लगेगा मैक फील्ड बनाने के लिए। तो एआरपी यहाँ 10.2 से रिजोल्व करेगा, उसका मैक एड्रेस मांगेगा इंटरफेस का, 10.2 वाले इंटरफेस का। तो ये काम एआरपी करेगा सारा, यहाँ पर एआरपी रिजोल्व करने का काम करेगा। तो यहाँ टेबल में क्या क्या लिखेगा, राउटर 1 सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है 20.2, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, 30.2, सोर्स मैक, सोर्स मैक में क्या आ जाएगा A1, आपने आउटगोइंग इंटरफेस का मैक, और डेस्टिनेशन मैक में नहीं पता नसर से, हाँ B1, यानी ये जो रिजॉल्व करेगा इससे 10.2 से, ठीक है ना, पहले रिजॉल्व करेगा फिर ये डाल देगा इसको ना। हाँ रिजॉल्व करके जब पता लग जाएगा इसे, उसके बाद इसको इसकी एंट्री यहाँ पर कर देगा, यानी मैक फील्ड बनाएगा दोबारा से। ठीक है, मैक फील्ड इसने राउटर ने रिसीव करते डिलीट कर दी थी ना, ये वाली फील्ड सोर्स मैक और डेस्टिनेशन। एक चीज ध्यान में रखना कि आईपी की जो फील्ड होगी उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी जब तक वो पैकेट डेस्टिनेशन पे ना चला जाए, ध्यान में रखना। और मैक फील्ड जितने राउटर क्रॉस करके आगे जाएगी उतनी बार वो चेंज होगी, हर राउटर उसे डिलीट करके दोबारा बनाएगा मैक फील्ड को। चलो अब यहाँ पर पैकेट पहुंचा राउटर 2 के पास, तो राउटर 2 जैसे ही इस पैकेट को रिसीव करेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक डिलीट कर देगा। हाँ सबसे पहले मैक एड्रेस की फील्ड को डिलीट करेगा, है ना। अब मैक एड्रेस की फील्ड को डिलीट करके ये देखेगा पैकेट आया कहाँ से है, 20.2 से आया है, सोर्स 20.2 है, और जाना कहाँ है 30.2। तो अब ये देखेगा अपनी राउटिंग टेबल के में कि ये मेरा 30 का नेटवर्क कहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे ही ये राउटिंग टेबल देखेगा, राउटिंग टेबल के अंदर इसे नजर आ जाएगा कि 30 का नेटवर्क इसका अपना नेटवर्क है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये मैक फील्ड बनाएगा अपनी। तो मैक फील्ड में क्या करेगा, ये अपने इंटरफेस का मैक तो इसे पता ही है जहां से इसे निकलना है, और डेस्टिनेशन मैक में वो यहां से इस मशीन से इसके मैक को रिजॉल्व करेगा, यानी फिर एआरपी चलेगा यहाँ पर और 30.2 से उसका मैक मांगेगा। तो अब पैकेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोर्स आईपी क्या आएगा 20.2, डेस्टिनेशन आईपी 30.2, सोर्स मैक आ जाएगा F1, और डेस्टिनेशन मैक क्या आएगा G1 डायरेक्ट आ जाएगा उसी का। ठीक है जी, ये पैकेट बना। इसको सर क्या बोलेंगे, जैसे अभी हमारा B1 था, इसका पहले मैक डेस्टिनेशन मैक, अब ये F1 हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैक को रिजॉल्व कर रहा है, यानी इसे जितने राउटर क्रॉस करेगा ये हर जगह मैक फील्ड डिलीट करेगा, और फिर उसके बाद ये देखेगा कि मैं उस डेस्टिनेशन के पास जिसकी हेल्प से जाऊंगा तो मुझे उसका मैक एड्रेस लगेगा।
अब तो उसकी ये मैक एड्रेस के लिए उससे रिजॉल्व करेगा ARP चलाकर। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछ रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन है। हम्म। इसका पहला तो V1 मैक था, तो ये रिसीवर एंड पे हो गया इसका V1 मैक, है ना? हाँ पैकेट रिसीव किया इसने V1 मैक पे। अब ये सर्च कर रहा है कि मेरा जो 30.0 वाला जो नेटवर्क है, जो जो है ना, उसको फाइंड करने के लिए वो देखेगा कहाँ है, टेबल में चेक करेगा। हाँ, फिर यानी वो उसको पहले तो ये देखेगा कि 30 का नेटवर्क मेरे कहाँ चल रहा है। तो इसने देखा 30 का नेटवर्क मेरे इस लिंक पे चल रहा है, जिससे जो लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है। पहले तो उसने हाँ ये देख जो, के जो चल कहाँ रहा है, ठीक है ना। फिर हाँ हाँ इसने ठीक है उसी इंटरफेस का सोर्स मैक एड्रेस को उठा लिया, सोर्स मैक में भर दिया, ठीक है। ठीक है, अब अब क्लियर इसे पता क्लियर। लगाना है डेस्टिनेशन मैक। तो डेस्टिनेशन मैक के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे ARP चलाया, और ARP चला के डायरेक्ट 30.2, क्योंकि 30 का नेटवर्क है तो 30.2 यही मिल जाएगा उसे। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। ठीक है। पैकेट पहुंचा हमारा मशीन के पास, 30.2 पे पहुंच गया। 30.2 से रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट देगा उसे 20.2 को, है ना। हाँ जी 20.2 को भी एक्नॉलेजमेंट देगा। तो एक्नॉलेजमेंट में भी क्या रखकर भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट, एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट में सोर्स आईपी क्या रखेगा, ये पैकेट पलट जाएगा 30.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या रखेगा, 20.1। 20.2, यानी 20.2 के लिए एक्नॉलेजमेंट बना रहा है। सोर्स मैक क्या डालेगा, G1। सोर्स मैक डालेगा G1, और डेस्टिनेशन मैक क्या डालेगा, C1। F1, ठीक है। अब तो अच्छा, इसको पता नहीं है ना भी कहाँ भेजना है ना। नहीं, अभी एक्नॉलेजमेंट के लिए तो ये स्टेप बाय स्टेप ठीक है ठीक है जैसे आया ठीक है है ऐसे ही वापस जाएगा ये। ठीक है ठीक है ठीक ये है तो अपने गेटवे को क्लियर। देगा ना पैकेट। ठीक है, क्लियर क्लियर सर, क्लियर। इसको पता नहीं है ना, क्योंकि अभी इसको जो सोर्स मैक में मिला था वो F1 ही मिला था, F1 तो ही F1 मिला को था, ही सेंड करें। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब ये पैकेट एक्नॉलेजमेंट का पहुंचेगा राउटर पे, राउटर रिसीव करेगा, तो वही प्रोसेस रिवर्स में करेगा। ये मैक फील्ड को डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद अपने आउटगोइंग इंटरफेस यानी B1 लिखेगा सोर्स मैक में सोर्स मैक में B1 लिखेगा, डेस्टिनेशन में A1 लिखेगा। अब राउटर 1 पे पहुंचेगा पैकेट, राउटर 1 भी इस फील्ड को डिलीट करेगा, मैक फील्ड को, और सोर्स मैक में अपना C1 डालेगा, डेस्टिनेशन मैक में D1 डालेगा। ठीक है। यानी अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है, जब सोर्स मशीन पे एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा, तो एक्नॉलेजमेंट पहुंचते ही ये राउटर क्या करे, ये मशीन क्या करेगी, 30.0.0.2 की एंट्री मैक ऐड कर लिया। हाँ अपनी आर्क टेबल में कर लेगी, और उसका मैक, अब मैक किसका आएगा यहाँ पर, C1। 30 वाली, हाँ ठीक। C1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर इसे 30.2 के पास जाना है तो मैक जो इसे हेल्प लेनी पड़ेगी वो C1 की हेल्प लेनी पड़ेगी।
यानी डेस्टिनेशन मैक में C1 आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। गेटवे की हेल्प से तो जाएगा ना ये 30.2 के पास, तो यहाँ पे मैक एड्रेस गेटवे का आएगा, याद रखना आर्क टेबल के अंदर। ठीक है जी। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो एक चीज और ध्यान में रखना, अगर ये पैकेट भेजता है अपने लैन नेटवर्क में, जैसे 20.2 ने पैकेट भेजा 20.3 के लिए, तो सोर्स आईपी 20.2, डेस्टिनेशन आईपी 20.3, 20.3। सोर्स मैक आ जाएगा अपना D1 और डेस्टिनेशन मैक में क्या करेगा अब ये D1 FFF, डाल दो। क्योंकि लैन नेटवर्क के अंदर जब जाएगा तो ब्रॉडकास्ट मैक डाल के भेजेगा, सेम नेटवर्क में अगर उसका मैक एड्रेस नहीं पता होगा। ठीक है, अब जब ये पैकेट पहुंचेगा हमारा स्विच के पास, तो स्विच ब्रॉडकास्टिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग में वो पैकेट हमारा 20.3 पे भी जाएगा, राउटर पे भी जाएगा, राउटर उसे मैच करेगा कि 20.3 के लिए बनाए, यानी कि इसके लिए नहीं बनाइए, तो इसे ड्रॉप कर देगा राउटर। लेकिन ये मशीन क्या करेगी, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी में मैच करेगी अपना आईपी, तो 20.3 मैच हो जाएगा, तो 20.3 इस पैकेट को रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद अब ये एक्नॉलेजमेंट देगा 20.3 20.2 को, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या रख कर देगा, सोर्स आईपी रहेगा हमारा 20.0.0.3, डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.2, सोर्स मैक E1 और डेस्टिनेशन मैक D1। ठीक है जी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। तो ये एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा हमारा 20.2 के पास। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, 20.2 अपनी आर्क टेबल के अंदर 20.0.0.3 की एंट्री कर लेगा उसके मैक एड्रेस के साथ। तो मैक एड्रेस क्या है उसका, क्या है मैक एड्रेस लगकर E1। यानी लैन नेटवर्क में जितनी भी मशीनें होंगी सबका आईपी के साथ मैक आएगा, एक्चुअल मैक आएगा। लेकिन जितनी भी बार आप क्वेरी वैन नेटवर्क पे भेजोगे, डिफरेंट नेटवर्क के आईपी पे भेजोगे, हर आईपी के साथ, हर डिफरेंट नेटवर्क के आईपी के साथ जो मैक एड्रेस आर टेबल में आपको दिखाई देगा वो गेटवे का दिखाई देगा, डिफॉल्ट गेटवे का, यानी राउटर का। पहला लॉजिक तो ये याद रखना कि जब लैन नेटवर्क में पैकेट जाएगा तो वहां पर एआरपी डेस्टिनेशन मैक के अंदर अगर मैक अवेलेबल नहीं है आर्क टेबल के अंदर उसके पास, तो वो ब्रॉडकास्ट मैक लगाकर भेजेगा। और अगर कोई भी पैकेट वैन नेटवर्क पे जा रहा है, डिफरेंट नेटवर्क में जा रहा है, तो उस केस में डेस्टिनेशन मैक में डिफॉल्ट गेटवे का मैक डालकर भेजेगा। दूसरा लॉजिक क्या है इसके अंदर, देखो एआरपी का एक लॉजिक और है यहाँ पर। एक सेकंड से थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक लॉजिक और याद रखना, जो मैक एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस कभी भी अपनी ब्रॉडकास्ट बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं जाते। ये ब्रॉडकास्ट बाउंड्री क्या है यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट बाउंड्री का मतलब सेम नेटवर्क, कभी भी अपने सेम नेटवर्क को क्रॉस करके मैक एड्रेस बाहर नहीं जाते, कभी भी अपने नेटवर्क की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। कैसे, एग्जांपल में यहाँ पर आपने ऑलरेडी देख लिया कैसे काम कर रहा है ये। जब 20.1 ने कोई वो जो पैकेट भेजा था 30.2 के लिए, वो पैकेट जब गेटवे के पास गया
तो गेटवे ने क्या किया, उसकी मैक फील्ड को डिलीट कर दिया, यानी वो जो मैक एड्रेस उसने भेजे थे लगा के, क्या वो 10.1 के नेटवर्क पे गए? नहीं गए, वो डिलीट हो गए। वो 10 के नेटवर्क पे गए ही नहीं, राउटर ने उन्हें पहले ही डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद R1 राउटर ने मैक फील्ड बनाई, सोर्स मैक में A1 डाला यानी 10.1 का आईपी, और डेस्टिनेशन मैक में B1 डाला है 10.2 का आईपी मैक एड्रेस। तो यहाँ पर जब उसने मैक फील्ड में ये बनाकर भेजा और 10.2 के पास पैकेट गया, तो 10.2 ने सबसे पहला काम क्या किया, इस मैक फील्ड को डिलीट किया। क्या A1 और B1 मैक एड्रेस ने अपनी बाउंड्री को क्रॉस किया? क्या ये मैक एड्रेस 30 के नेटवर्क में घुसे जाकर एंटर हुए? नहीं हुए। तो ये चीज भी आप, ये लॉजिक भी याद रखना कि मैक एड्रेस कभी भी अपनी ब्रॉडकास्ट बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में जाते हैं तो उस केस में राउटर उनकी मैक फील्ड को डिलीट करता है, नए मैक एड्रेस बनाता है और फिर उस नए मैक एड्रेस फील्ड के साथ आगे भेजता है पैकेट को। ओके। सेम नेटवर्क में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम नेटवर्क के अंदर मैक फील्ड डिलीट नहीं होती, क्योंकि पैकेट आपका डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा, चाहे ब्रॉडकास्ट पैकेट के वे में जाए चाहे यूनिकास्ट के वे में जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखना। एक चीज और है इसके अंदर, ये जो ARP टेबल बनी है 20.2 मशीन पे, ये 20.2 की ARP टेबल है। इस ARP टेबल का एक रिफ्रेश टाइमर होता है, वो टाइमर क्या होता है, 4 आवर, यानी हर 4 घंटे में ARP प्रोटोकॉल अपनी ARP टेबल को रिफ्रेश करेगा। ये रिफ्रेश टाइमर है 4 आवर। रिफ्रेश टाइमर का क्या मतलब है यहाँ पर, क्या सर बताइए। ये रिफ्रेश जो टाइमर है, हर 4 घंटे में ARP प्रोटोकॉल अपनी टेबल को क्यों रिफ्रेश करता है, क्या रीजन है? हो सकता है कि सर जो डेस्टिनेशन मशीन है वो वर्किंग में हो या ना हो। हाँ या बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन है। देखो सपोज दैट 20.2 जो मशीन है, उसने जो कम्युनिकेशन बनाया है या पैकेट जो फॉरवर्ड किए हैं, सपोज दैट 50,000 यूजर के पास किए, तो 50,000 यूजर का मतलब ये है कि 50,000 यूजर के मशीन के आईपी की एंट्री उसके ARP टेबल में हो गई होगी मैक एड्रेस के साथ। अब उन 50,000 में से सपोज दैट 25,000 आपके यूजर चले गए या फिर उनकी मशीनें बंद पड़ी हैं, वर्किंग में नहीं है, तो अगर ARP टेबल इसे हर 4 घंटे में रिफ्रेश नहीं करेगा टेबल को, तो इसके ऊपर लोड बढ़ता चले जाएगा और नेसेसरी इसका स्टोरेज यानी लैन कार्ड का जो कैशे होगा वो भर जाएगा, स्टोरेज फुल हो जाएगा। अब अननेसेसरी आपके लैन कार्ड पे लोड बढ़ जाएगा ये, तो इसीलिए हर 4 घंटे में ये चेक करता है कि जिन जिन के एंट्रीज के टेबल में है क्या वो लाइव है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, तो उन सबके पास ही एक छोटा सा पैकेट भेजता है और एक्नॉलेजमेंट मांगता है उनसे। अब जिसका एक्नॉलेजमेंट आता चला जाएगा उसकी एंट्री को ये सेव करता चला जाएगा, जिसके एक्नॉलेजमेंट नहीं आएंगे उसकी एंट्री को R टेबल में से डिलीट कर देगा। क्लियर है? हाँ, ये तो R टेबल की बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक R टेबल के अंदर प्रॉब्लम भी है, सॉरी R प्रोटोकॉल की एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है, जब ये रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को, तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो क्या डेस्टिनेशन के पास तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन सोर्स आईपी और सोर्स मैक दोनों आ जाते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 20.2 ने पैकेट भेजा था 20.3 के लिए, ये वाला। अब इसके अंदर उसने अपना आईपी और अपना मैक लिख के रखकर भेजा था। जब ये पैकेट 20.3 पे पहुंचा तो 20.3 के पास 20.2 का आईपी भी आ गया और मैक भी आ गया, तो क्या 20.3 ने अपनी ARP टेबल में इसकी एंट्री की? हाँ करेगा सर, वो तो नहीं करी। ARP प्रोटोकॉल अपनी टेबल में उसी की एंट्री करता है
जिसका एक्नॉलेजमेंट उसके पास आता है। ओके। ये लॉजिक है, याद रखना। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंदर जा जाके जो चीजें बता रहा हूँ ये आपको समझ रहे हो। ये सीसीआई लेवल के बंदे बात करते हैं इन चीजों पे जो मैं आपको सीसीएनए में बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि सीसीएनए में पता है क्या बताया जाता है एआरपी के बारे में? इट वर्क टू रिजॉल्व द आईपी टू मैक, लेकिन कैसे कर रहा है वो नहीं पता। तुम अगर यहाँ पे अवेलेबल होते फिजिकली, तुम्हें और ज्यादा मजा आ रहा होता, फिर तुम्हें बोर्ड पे और अच्छे से समझाता मैं। अब क्या करें सर, मजबूरी है। कोई बात नहीं, जॉब भी जरूरी है, जॉब पहले है, जॉब है तो हमें। मैं भी अभी जुलाई में ही वहां से आया हूँ। अच्छा 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 जुलाई तक देहरादून में ही था। अच्छा। हाँ बता रहे थे वो, अमित बता रहे थे। जुलाई मतलब 3 या 4 अगस्त को निकला था वहां से। अच्छा। टू मैक। एआरपी रिजॉल्व करने का काम करता है आईपी टू मैक, आरएआरपी रिजॉल्व करने का काम करता है मैक टू आईपी। यानी आरएआरपी के अंदर आपके पास मैक एड्रेस होता है बट आईपी नहीं होता, तो वहां पर मैक एड्रेस से आईपी को रिजॉल्व करते हो आप। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपका डोरा प्रोसेस। आप पूरा डोरा प्रोसेस देखो जरा ध्यान से। डोरा प्रोसेस के अंदर सोर्स मशीन के पास सिर्फ उसका अपना मैक एड्रेस होता है और वो उस मैक एड्रेस के ऊपर आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करता रहता है पूरा डोरा प्रोसेस के थ्रू। समझ रहे हो ना? ठीक है। पूरा डोरा प्रोसेस आप देखोगे पूरा आरएआरपी पे चल रहा है। आरएआरपी का एक ही जगह यूज है बस, वो क्या यूज है? सिर्फ डीएससीपी के डोरा प्रोसेस के केस में, इसके अलावा आरएआरपी कहीं भी यूज नहीं होता। यानी आपकी मशीन को जब तक आईपी नहीं मिलता तब तक आरएआरपी चल रहा है। जैसे ही आपकी मशीन को आईपी मिल जाता है वहां से एआरपी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आरएआरपी का कोई रोल नहीं है। आप अपनी मशीन को चाहे तो डायनेमिक आईपी दो चाहे स्टैटिक आईपी दो, जब तक आपकी मशीन पे आईपी नहीं है तब तक आरएआरपी वहां रनिंग में है और आरएआरपी बार बार डिस्कवर पैकेट चलाएगा, या एक बार चलाने के बाद फिर वो अपीपा को ऑन कर देगा, अपीपा ऑन करने के बाद वो होल्ड पे कर देगा उसे डोरा को, जब तक डीएससीपी रनिंग में नहीं आता। तो उसी बीच मिल जाता है फिर वो खत्म उसका काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना ये आरएआरपी। यानी पूरा डोरा प्रोसेस देखोगे तो आरएआरपी के ऊपर चल रहा है पूरा वो। तो वहां पर क्या हो रहा है? मैक से आईपी रिजॉल्व हो रहा है और एआरपी क्या कर रहा है? आईपी से मैक, आईपी पता है मैक को रिजॉल्व कर रहा था। ठीक है जी। दोनों प्रोटोकॉल क्लियर है? एआरपी आरएआरपी। हाँ जी, हाँ जी सर।